नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। बिहार में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, सभी 247 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। चिराग ने कहा, मेरी पार्टी एनडीए को मजबूत करेगी, एनडीए की जीत के लिए मैं हर सीट पर चुनाव लड़ूंगा। यानी हर सीट पर एनडीए को जिताने के लिए चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा, ये कह रहे हैं चिराग पासवान। आज जब ये सवाल पूछा जाता है, कि क्या चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। जैसा मैंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चिराग पासवान, जो लोग पूछते हैं कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, मैं और मेरी पार्टी एनडीए गठबंधन को मजबूती देने के लिए बिहार की 243 सीटों पे एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए चिराग पासवान हर सीट पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ने का काम करेगा। ऐसे में एनडीए की बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो, ये मेरा लक्ष्य है। आज का कार्यक्रम शाहबाद के इस इलाके में, जहाँ पे लोग कहते हैं कि हमारा गठबंधन उतना मजबूत नहीं है, ये दर्शाता है, ये भीड़ द्योतक है। कुछ दिन पहले विक्रमगंज में प्रधानमंत्री जी की सभा, और अब यहाँ पर ये दर्शाता है कि कितना मजबूत और लोगों का कितना प्यार हमारे गठबंधन, हमारी डबल इंजन की सरकार को मिल रहा है। तो इस बार के विधानसभा चुनावों में चिराग पासवान पूरे जोशो खरोश में नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं एनडीए को जिताने के लिए हर सीट पर चुनाव लड़ेगा चिराग पासवान। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है, बिहार को बदलने के लिए मिलकर लड़ेंगे चुनाव, महागठबंधन में सब लोग एक साथ हैं, ये कहा है तेजस्वी यादव। हम लोगों का एक मकसद है, बिहार की जनता बदलाव चाहती है और हम लोग सरकार बनाने के लिए ही नहीं बल्कि बिहार को बदलने के लिए हम लोग आएंगे और मिल करके काम करेंगे। इसमें इफ एंड बट हमारा महागठबंधन का लाइन सेट है, हम सब लोग एक साथ हैं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। चुनाव से जुड़ी खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र चुनाव पर राहुल गांधी के मैच फिक्सिंग वाले बयान को लेकर घमासान मच गया है। बीजेपी और सहयोगी दलों ने राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार किया है। महाराष्ट्र चुनाव में फिक्सिंग का आरोप लगाकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी एनडीए के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी, जेडीयू, शिवसेना सहित कई दलों के नेताओं ने राहुल गांधी के इस दावे को लेकर सवाल उठाया है। बिहार के चुनाव वो हारने वाले हैं। अब चुनाव हारने वाले हैं तो बहाना पहले से बनाना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है, क्योंकि परिवार और अपने आप को बचाना है और एलिबाई और एक्सक्यूज बनाना है। ये जैसे महाराष्ट्र में चुनाव हारे तो पोस्ट इलेक्शन एक्सक्यूज बनाया कि देखो महाराष्ट्र में रिगिंग हो गई इसलिए हम हार गए। अब बिहार में हारने वाले हैं तो ये प्री इलेक्शन एक्सक्यूज बना रहे हैं। जेडीयू ने कहा कि गलत नीतियों की वजह से कांग्रेस की हार होती है। गलत राजनीतिक रणनीति, अर्थनीति और सामाजिक नीति की वजह से उनकी हार हो रही है।
चुनाव आयोग ने राहुल के दावों का खंडन करते हुए कहा कि तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। आयोग ने कहा कि ये महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फिक्सिंग हुई थी। अब ये बिहार में भी दोहराई जाएगी। और अहम खबर इस वक्त एक दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में युवती की लाश मिली है। होटल के अंदर एक युवती की लाश मिली है। आरोपी प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अवैध संबंधों के शक में प्रेमी ने की थी युवती की हत्या, ये शुरुआती जानकारी में पता चला है। अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता पहाड़गंज के उसी होटल के बाहर मौजूद हैं जहां से युवती की लाश बरामद की गई है। अभिजीत, ये पूरा केस जो है इसकी कुछ और डिटेल्स आप दीजिए, और जो शख्स गिरफ्तार किया गया उसके बारे में क्या जानकारी मिली है पुलिस को? जी समीर, अब तक जो पुलिस की तरफ से जानकारी सामने आई है कि महज 2 घंटे के भीतर ही दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि कल शाम को ही पहाड़गंज के इस होटल में सचिन और सारिका दोनों ने यहां पर चेक इन किया था शाम के 5 बजे के करीब, और उसके बाद रात भर वो यहीं पर रुके। लेकिन सुबह सचिन यहां से निकलता हुआ देखा गया और लगभग 10 बजे के करीब एक होटल स्टाफ जब कमरे में जाता है, दरवाजा खुला हुआ वो देखता है, तो उसने देखा कि वॉशरूम के अंदर सारिका की डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस को जानकारी देने के बाद जब पुलिस इस पूरे मामले में जांच शुरू करती है तो दोनों की जो आईडी यहां पर जमा की गई थी रिसेप्शन पे होटल रूम में चेक इन करने से पहले, उस आईडी के आधार पर सचिन को जीरो डाउन करती है दिल्ली पुलिस। और उसके बाद जब उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाता है तो वो अपने गुनाह को कबूल लेता है। कारण जो वो बताता है वो और चौंकाने वाले है कि दोनों का लंबे समय से रिलेशनशिप था, लेकिन सचिन को इस बात का शक था कि सारिका के किसी और युवक के साथ भी वो संपर्क में है, उससे बातचीत करती है, उससे उसके संबंध हो सकते हैं। और इसी शक के आधार पर जो है सचिन ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। बाकायदा उसने इस बात की प्लानिंग की थी। कल शाम को जब वो होटल रूम में लेकर आया तो यहाँ पर खाना भी ऑर्डर किया। थोड़ी देर तक दोनों की बातचीत चली रही, लेकिन उसके बाद जल्दी ही दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। पहले मारपीट हुई और उसके बाद गला घोंटकर सारिका की हत्या कर दी गई। चुपचाप रात भर सचिन इस कमरे में ही रहा, लेकिन उसके बाद सुबह सुबह वो चुपचाप यहाँ से निकल गया, जिसके बाद होटल स्टाफ को इस बात की जानकारी मिली और पूरे होटल में हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची और तमाम चीज़ों को जांच करने के बाद 2 घंटे के भीतर ही इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझा लिया गया। हालांकि पुलिस अभी आगे भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ठीक है, शुक्रिया अभिजीत आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। इस मामले में आरोपी प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शक इस बात का जताया गया है शुरुआती तफ्तीश में कि गला घोंटकर इस हत्या को अंजाम दिया गया है। दिल्ली की एक वारदात में 9 साल की मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बच्ची की लाश एक सूटकेस में मिली है। आशंका है कि रेप के बाद हत्या की गई है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू की है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नेहरू विहार में एक 9 साल की बच्ची दरिंदगी का शिकार हो गई। आशंका है कि मासूम बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के बाद हत्या की गई। लड़की का शव एक बंद मकान के अंदर सूटकेस में मिला। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने टीम गठित की है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी जारी है। यह घटना शनिवार की रात करीब 8:45 बजे की है। परिजन उसकी तलाश करते हुए पास के खाली मकान में पहुंचे तो उन्हें संदिग्ध सूटकेस नजर आया। खोलकर देखा तो दंग रह गए। बच्ची अचेत अवस्था में थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। पता नहीं क्या करा, मैंने ताला तोड़वाया, सूटकेस में बंद थी मेरी मासूम सी, इतनी मेरी बच्ची मासूम सी सूटकेस में बंद थी। मैंने खोला, अल्लाह मेरी जान निकल गई, मैं तबाह में बर्बाद हो गई। फिलहाल परिजन और पड़ोस के लोग पास में रहने वाले एक शख्स नौशाद पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। और दिल्ली में हाल ही में हुई झुग्गी विध्वंस कार्रवाई पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। जंगपुरा के मद्रासी कैंप पर बुलडोजर एक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने। दिल्ली में 1 जून को जंगपुरा इलाके में बुलडोजरों ने दस्तक दी। अब मद्रासी कैंप की 300 से ज्यादा झुग्गियों को जमींदोज कर दिया। लेकिन इसके 1 हफ्ते बाद भी इस कार्रवाई पर सियासत जारी है। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि चुनाव के वक्त जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा करने वाली दिल्ली की बीजेपी सरकार अब कोर्ट ऑर्डर के नाम पर गरीबों से उनका हक छीन रही है, जबकि बीजेपी ने इससे साफ इनकार कर दिया है। 21,000 रुपए वाला कार्ड और जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हर झुग्गी वाले को मिलेगा घर।
देखिए, ये तो इतना बड़ा धोखा है जो भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को दिया है, और आज इन गरीबों की आवाज़ सुनने के लिए कोई जो है भारतीय जनता पार्टी का नेता, यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद, यहाँ की मुख्यमंत्री नहीं आ रही है, मगर हम लोग इनके साथ हैं। इनके पास कोई और काम नहीं है, यही काम इनको मिला हुआ है, दिल्ली की जनता को बहकाना, वर्गलाना, ये इनका काम है, इनका ध्येय है। जबकि हम लोग पॉजिटिवली दिल्ली के लोगों का ध्यान रखना, एक समग्र विकास करना, कोर्ट के आदेश की मानना करना, दिल्ली को व्यवस्थित रूप से डेवलप करना, हमारा ये ध्येय है। दरअसल दिल्ली में फिर से 2023 जैसी बाढ़ देखने को न मिले, इसलिए कोर्ट ने बारापुला नाले के किनारे बनी झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया था। इसी आदेश के बाद यहां अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई, लेकिन इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों का आरोप है कि पुनर्वास के नाम पर उनके साथ छलावा किया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस बीजेपी के लिए काम करती है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने टीवी 9 संवाददाता जितेंद्र भाटी से खास बातचीत में कहा कि इंडिया अलायंस से सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए गठबंधन था। बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, जहाँ पर रिश्ते पल पल बदलते हैं। आप सांसद संजय सिंह हमारे साथ हैं। संजय जी, कभी आप एक ही अलायंस का हिस्सा होते हो, फिर एक दूसरे के विरोधी में भी उतर जाते हो, ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, ऐसा है कि अब तो कुछ छिपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार का मंत्री सिरसा वो जाते हैं और कहते हैं लुधियाना में कि भले ही बीजेपी को वोट मत देना, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी वोट मत देना। इसका मतलब कांग्रेस को वोट देना। तो बीजेपी और कांग्रेस लुधियाना में मिल के आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। पहली चीज तो ये उजागर हो गई। दिल्ली में साउथ की एक चेयरमैन की सीट थी, यहाँ पे साउथ दिल्ली की एमसीडी की, वहां भी कांग्रेस ने बीजेपी को वोट दिया, खुलेआम वोट दिया। तो आप इसको क्या कहेंगे, आप बताइए। औपचारिक तौर पे मान लिया जाए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की राहें जुदा जुदा हो चुकी हैं। ये तो खुली बात है, इसमें क्या छिपा हुआ है। और इस वक्त की अहम खबर, गोवा के मुख्यमंत्री ने पलटा अपने स्वास्थ्य मंत्री का फैसला। डॉक्टर को निलंबित करने का आदेश पलटा। कल गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने एक अस्पताल का दौरा किया था और मरीज के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में डॉक्टर पर वो भड़के थे। ये तस्वीरें उसी दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब विश्वजीत राणे अस्पताल के दौरे पर पहुंचे थे और डॉक्टर को भला बुरा कहा था। डॉक्टर रुद्रेश को फटकार लगाने के बाद निलंबित करने का उन्होंने आदेश दे दिया था। अब मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर निलंबन का आदेश रद्द कर दिया है। और ये देखिए, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मैंने गोवा मेडिकल कॉलेज के पूरे मामले को देखा है और स्वास्थ्य मंत्री से बात की है। मैं गोवा के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि डॉक्टर रुद्रेश कुट्टीकर निलंबित नहीं किए जाएंगे। इसके साथ साथ वो सभी स्वास्थ्य कर्मियों के, डॉक्टर्स के रोल की तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि डॉक्टर रुद्रेश को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं कि कल गोवा मेडिकल कॉलेज में कैसे स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे सीएमओ पर भड़क गए और उनके निलंबन का ऑन द स्पॉट आदेश दे दिया था। सीएमओ तुका उलोवपाक सारकें रीत येना। आतां प्रेसाचो एक मनीस आयिल्लो इंजेक्शन मागपाक, यू कॅनॉट गायड हिम प्रॉपरली. यू लर्न टू कंट्रोल योर टंग. यू आर अ डॉक्टर. Don't force me to act. Put your hands out first when you're standing in front of me. I generally don't lose my cool. But you have to behave yourself. However much you're loaded, you will talk properly to the patient. And guide the patient. Urban health center and चल, हांगा चल म्हण तूं कित्याक रावला हांगा मागीर? कित्या खातीर जॉब घेता गव्हर्मेंटान? उलोवपाक रीत आसूंक जाय तुका. तूं डॉक्टर तूं. मास्क काड पयलीं, म्हाका तोंड पळोवंक जाय तुजें. सांबाळून एका सस्पेंशन ऑर्डर काडा and kick him out from here. These doctors don't understand unless you understand you're here to serve humanity. You're not here with your bloody ego. I am telling you what I'm saying. You're not authorized to speak when I'm speaking. You please go. दूसरा CMO गाला, I'll issue a note for suspension. और वहीं स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है अपने बिहेवियर को लेकर। राणे ने कहा, मरीज के साथ खड़े होने के लिए माफी नहीं मांगूंगा। सीएमओ ने मरीज के साथ उग्र व्यवहार किया था। वरिष्ठ पत्रकार की शिकायत पर की थी कार्रवाई, ये कहा है राणे ने
इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी, हालांकि मुख्यमंत्री का एक पोस्ट हमने देखा और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि डॉक्टर को किसी भी हाल में सस्पेंड नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि जो स्वास्थ्य मंत्री राणे हैं उन्हें अपने किए का, अपने व्यवहार का कोई पछतावा है। जी बिल्कुल समीर, देखिए विश्वजीत राणे ये कांग्रेस पार्टी से भाजपा में आए हैं। इनके पिता बहुत बड़े जो है नेता थे, जो गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और विश्वजीत राणे का पहले भी कई ऐसे बयान है जो विवाद में रह चुके, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। ये जो पूरा मामला है गोवा मेडिकल कॉलेज का, यहाँ पर डॉक्टर रुद्रेश कुट्टिकार के साथ किसी मरीज के परिवार की बहस हो गई थी, वो वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का था, ये नॉर्थ गोवा जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ के ये एक वोटर थे। तो जब ये मामला विश्वजीत राणे के पास आया, जो हेल्थ मिनिस्टर है गोवा के, तो ये वहां पर गए और इन्होंने सीधे सीएमओ को निलंबित करने का आदेश उनके सामने पारित कर दिया। सीएमओ जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है वो गोवा मेडिकल कॉलेज की अपनी बात रखना चाह रहे थे। कई बार उन्होंने कहा कि वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं बोल रहा हूँ, मंत्री बात कर रहे हैं, तो आपको बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये मामला इतना तूल पकड़ा कि करीब 4-5 मिनट का ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसके बाद इस बात को लेकर, इनके बिहेवियर को लेकर मंत्री जी के काफी चर्चा होने लग गई, न सिर्फ गोवा में बल्कि पूरे देश में। और जिसके बाद गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने तुरंत एक्स पर पोस्ट किया कि ये जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं रुद्रेश कुट्टिकार, इन्हें निलंबित नहीं किया जाएगा। इसी बीच में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी माफी मांगने की मांग कर रही है गोवा के हेल्थ मिनिस्टर से, लेकिन वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। उनका जो स्वभाव है वो काफी ज्यादा उग्र रहता है। पहले भी हमने इसको देखा है गोवा में इलेक्शन कवरेज के दौरान भी, लेकिन ये जो मामला है ये कहीं ना कहीं तूल पकड़ रहा है, क्योंकि मामला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और जो मेडिकल स्टाफ है उसके और हेल्थ मिनिस्टर के बीच में है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो गोवा की विरोधी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी हो या फिर आप पार्टी हो, वो भी इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, शुक्रिया जयप्रकाश सिंह आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमें देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और बीजेडी नेता पिनाकी मिश्रा ने हाल ही में जर्मनी में शादी की थी। महुआ मोइत्रा का वेडिंग डांस अब सोशल मीडिया पर वायरल है। जर्मनी में बेहद निजी माहौल में साथ फेरे लिए। बाकी दुनिया को ये खुशी तब पता चली जब महुआ मोइत्रा ने अपने मैसेजिंग ऐप स्टेटस पर 30 सेकंड का ये वीडियो शेयर किया। और क्रिकेटर रिंकू सिंह और मछली शहर से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की लखनऊ के 5 स्टार होटल में रिंग सेरेमनी हुई। स्टेज पर रिंकू सिंह ने प्रिया को रिंग पहनाई तो वो भावुक हो गए। और रिंकू और प्रिया की सगाई में अखिलेश यादव, डिंपल यादव समेत कई समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद रहे। रिंग सेरेमनी में बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, पूर्व क्रिकेटर पीयूष चावला और प्रवीण कुमार भी नजर आए।
सेरेमनी में क्रिकेट के मैदान से कई दिग्गज पहुंचे थे। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, पूर्व क्रिकेटर पीयूष चावला और प्रवीण कुमार भी रिंकू सिंह की सगाई में मौजूद रहे। इस खास मौके पर मेहमानों के लिए खास व्यंजनों की व्यवस्था की गई थी। रिंकू और प्रिया की प्रेम कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी, जिसके पिता क्रिकेटर हैं। पिछले 1 साल से एक दूसरे को जानने के बाद दोनों ने अपने परिवारों की रजामंदी से रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया। सगाई हो गई है। अब 18 नवंबर को वाराणसी के ताज होटल में दोनों की शादी होगी। और मणिपुर के घाटी जिलों में भड़की हिंसा से एक बार फिर राज्य में तनावपूर्ण हालात नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर नकेल कसने के लिए जहां बिष्णुपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहीं 5 जिलों में इंटरनेट सेवा पर भी पाबंदी लगानी पड़ी है। मणिपुर में मैती संगठन के नेता अरम्बाई तेंगोल की गिरफ्तारी पर इम्फाल समेत कई शहरों में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद आज भी स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। हालात को देखते हुए राजधानी समेत 4 जिलों में राज्य पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की कई कंपनियां तैनात की गईं। चप्पे चप्पे पर विशेष निगरानी देखने को मिली। इस दौरान विष्णुपुर में कल के विरोध प्रदर्शन के निशान देखने को मिले। मैती संगठन की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्वी, थौबल, बिशनपुर और कांगचिंग जिलों में एहतियातन निषेधाज्ञा लागू की गई। साथ ही इन जगहों पर वीपीएन सुविधाओं समेत इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाएं निलंबित कर दी गई। इम्फाल में राजभवन की ओर जाने वाली सड़कों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर सार्वजनिक जगह पर लोगों के जुटने और प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। पुलिस ने बताया कि थौबल और कांगचिंग जिलों में भी इसी तरह के एहतियाती कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए राज्य में झूठी जानकारियां फैलाई जा रही हैं, जिस पर अब सख्त एक्शन की तैयारी है। और यूपी के ग्रेटर नोएडा में कार की मामूली टक्कर में महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है। मामला हाई प्रोफाइल बताया जा रहा है। मैंने सोसाइटी से निकाल दिया, निकलता बने। अरे नहीं यार, रेखा बस काफी। महिलाओं के बीच करीब 20 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के ग्रेटर नोएडा के इस वीडियो को लेकर बताया जाता है कि पूर्वांचल हाइट्स में कार पीछे करते समय सोसाइटी की एक दूसरी कार से टक्कर हो गई थी, जिसके बाद महिलाओं ने घर में घुसकर एक महिला पर हमला कर दिया। मामला हाई प्रोफाइल है। पुलिस से मामले की शिकायत की गई। पुलिस के अनुसार सोसाइटी में जिस कार से टक्कर लगी, उस महिला को दादरी के विधायक तेजपाल नागर की बेटी और उसके साथ 2 अन्य महिलाओं ने घर में घुसकर मारपीट की। बहरहाल मारपीट की वजह से पीड़ित महिला के पैर में चोटें आई हैं। सूरजपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और छत्तीसगढ़ के धमतरी में नशे में धुत ड्राइवर ने बवाल मचा दिया। ड्राइवर ने नशे में कार को रिवर्स गियर में काफी देर तक घुमाया, जिसकी वजह से काफी लोग घायल हो गए। ये कार बार बार इलाके में घूम रही थी। बताया जाता है कि ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ धमतरी की है। बताया जाता है कि कार चालक नशे की हालत में था और अपनी कार को रिवर्स गियर में दौड़ा रहा था, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। देखिए, कार चालक की बदमाशी की वजह से लोग किस तरह भाग रहे हैं। लोग गिरते पड़ते दिख रहे हैं। एक बाइक सवार तो देखिए बीच सड़क पर ही बाइक छोड़कर भाग निकला, यानी जान बची तो लाखों पाए। बताया जाता है कि कार ड्राइवर ने कई लोगों को टक्कर मारी, जिसकी चपेट में विंध्यवासिनी मंदिर परिसर के पास फुटपाथ पर रहने वाले कई लोग भी आए। कई दुकानों को कार ने तहस नहस कर दिया और लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। घटना के बाद की ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से दुकानें टूटी पड़ी हैं, सामान बिखरे हुए हैं। बताया जाता है कि घटना के वक्त बड़ी संख्या में भक्त विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन और पूजा पाठ के लिए पहुंचे थे। अच्छी बात रही कि कार चालक की लापरवाही के बावजूद कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा की मांग भी की है। और श्री राधा जी के अनन्य भक्त प्रेमानंद महाराज के गुरु मोहित मराल ने कहा है कि वृंदावन कॉरिडोर के नाम पर श्री कृष्ण की नगरी की पौराणिकता को मिटाने की कोशिश की जा रही है। वृंदावन को कॉरिडोर नहीं बल्कि बेहतर मूलभूत सुविधाएं व्यवस्थाएं चाहिए। बांके बिहारी की कुंज गलियों में भक्तों की अपार भीड़ जुटती है। एक नजर देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, घंटों खड़े रहते हैं। इस बीच सरकार और गोस्वामी समाज के बीच न्यास बोर्ड और कॉरिडोर बनाने को लेकर ठनी है। इस पर राजा बल्लभ मंदिर के तिलकायत और प्रेमानंद जी महाराज के गुरु मोहित मराल जी क्या कहते हैं, सुनिए। कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी हैं,
कॉरिडोर बिहारी मत बनाओ उन्हें। हमने कभी नाम सुना था बचपन में गबदुआ गली, ऐसी छोटी छोटी गलियों को जो जिसको कि ग्राउस अपनी द मथुरा मेमोस में लिख रहा है, वृंदावन का ऐसा ऐसा वर्णन कर रहा है, घाटों का वर्णन कर रहा है, वो घाट सब खत्म। मोहित जी ने कहा कि वृंदावन में नगर निगम की व्यवस्था ठीक नहीं है। नाले, बिजली और यमुना की सफाई के नाम पर खोखले वादे किए जा रहे हैं। सौंदर्यीकरण हो तो ब्रज का सौंदर्यीकरण हो। कॉरिडोर बनाने से परंपराओं का सर्वनाश होगा, धरोहरें मिटा दी जाएंगी। हमारे ब्रजवासी जो यहाँ के व्यापारी गण हैं, ये अपनी दुकानों से इन्वर्टर अगर बंद कर दें तो ये जो कह रहे हैं कि हम व्यवस्था कर रहे हैं प्रशासन, क्या स्थिति होगी? बाजार में बिल्कुल अमावस्या जैसा अंधकार होगा। और आज हरिद्वार हाईवे पर काफी देर तक लंबा जाम लगा रहा। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही थी। जाम की वजह से लोग काफी परेशान नजर आए। ये हरिद्वार हाईवे की तस्वीर है, जहां सैकड़ों वाहन काफी देर से फंसे हुए हैं। हाईवे पर लंबा जाम लगा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जाम की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ट्रैफिक पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस जाम में एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। जाम की वजह से गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। ऐसे में सफर कर रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कुछ लोग इमरजेंसी के लिए निकलते थे, लेकिन जाम की वजह से घंटों से यहीं पर फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है हाईवे पर गाड़ियों का रेला दशहरा और निर्जला एकादशी को लेकर है। साथ में आज रविवार है, इसलिए गाड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ है। हाईवे पर जाम लगा हुआ है। पुलिस वाले इस जाम को खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली। एक तरफ भीषण गर्मी और दूसरी तरफ जाम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गाड़ियां धीरे धीरे चल रही हैं, इसलिए लोग काफी परेशान हैं। ट्रैफिक विभाग का कहना है कि पूरी तरह से जाम खुलने में शाम तक का समय लगेगा। और संत महात्माओं की सुरक्षा की मांग को लेकर जैन धर्म गुरुओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। मुंबई में आज बड़ी संख्या में जैन समुदाय से जुड़े लोग सड़कों पर उतरे। दुनिया को शांति, सेवा और सद्भावना का पाठ पढ़ाने वाले ये जैन समुदाय के लोग हैं। आज ये इंसाफ की मांग को लेकर सड़क पर उतरे। प्रदर्शन में कई जैन संत भी शामिल हुए और पिछले दिनों हुए सड़क हादसे को हिट एंड रन का केस बताया। प्रदर्शनकारियों ने महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में धर्म गुरुओं की हत्या को साजिश बताया और कहा कि सड़क हादसा बताकर ये षड्यंत्र किया जा रहा है। जो एंगल आपने पहले तय कर लिया है कि ये नेग्लिजेंस है और एक्सीडेंट ही है, तो आप कंक्लूड भी वही करेंगे कि 3 महात्मा उसके साथ में थे, 3 गुरु भगवान और थे जो आई विटनेस है कि इट इज ए केस ऑफ हिट एंड रन। संतों ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को एक चिट्ठी भी लिखी है। संतों ने कहा है कि देश भर में हर साल 16,000 साधु पदयात्रा करते हैं, जिनकी सुरक्षा जरूरी है। संतों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि हाईवे के किनारे सर्विस लेन का निर्माण भी अनिवार्य किया जाना चाहिए। जितने हाईवेज बनते हैं उसके दोनों तरफ सर्विस रोड कहीं बने हैं, कहीं नहीं बने हैं। जहां बन नहीं गए हो तो वहां बनवाने का पुरुषार्थ करे, से बेस्ट सॉल्यूशन है। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में 3 स्टंट बाजों को दूसरों की जान खतरे में डालना और बस ड्राइवर से मारपीट करना बहुत महंगा पड़ा। पुलिस ने मारपीट करने वाले 3 युवकों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश की जा रही है। थाने में लंगड़ाते चल रहे इस हुड़दंगी का नाम सुहेल खान है। पुलिस ने इसका इलाज अच्छे से किया। अब शायद ये दोबारा बीच सड़क पर स्टंट करने की सोचेगा नहीं। सुहेल खान उन 3 हुड़दंगियों में शामिल है जो शनिवार को मेरठ के सरघना रोड पर रोडवेज बस के ड्राइवर के साथ मारपीट और गाली गलौज की थी। ये तस्वीरें रोडवेज बस के ड्राइवर के साथ मारपीट और गाली गलौज करने के दौरान की है। सुहेल खान के साथ उसके 2 साथी बाइक से मेरठ रोड पर खतरनाक स्टंट करते जा रहे थे। बाइक पर सवार तीनों बस के आगे आ गए, फिर बस को रोककर ड्राइवर के साथ मारपीट करने लगे। इनमें से एक ने ड्राइवर पर डंडे से भी वार किया। इस दौरान बस में सवार यात्रियों में से एक शख्स ने इसका वीडियो बना लिया। इसके बाद बस ड्राइवर की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की। 3 में से एक आरोपी सुहेल खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाकी 2 फरार युवकों की तलाश की जा रही है। और यूपी के भदोही में 2 कार सवार रईसजादों के विवाद ने कई लोगों की जान आफत में डाल दी। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर काले रंग की थार गाड़ी ने कई लोगों को टक्कर मारी। ये रिपोर्ट देखिए। बकरीद के मौके पर भदोही में बीच बाजार 2 कार सवार युवकों का विवाद कई लोगों के लिए आफत बन गया। सफेद रंग की इस वेन्यू कार को काले रंग की थार ने जोरदार टक्कर मारी।
थार चालक इतने से नहीं रुका तो सफेद कार को तब तक टक्कर मारता रहा जब तक कि उसे आगे निकलने का रास्ता नहीं मिल गया। थार की चपेट में आए लोगों ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। कई लोग बेकाबू थार की चपेट में आने से बाल बाल बचे। कई दोपहिया वाहन इस विवाद में क्षतिग्रस्त हो गए। चश्मदीदों की माने तो घटना से पहले वेन्यू कार चालक और थार चालक में जमकर मारपीट हुई थी और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अक्सर शराब के नशे में दबंग युवक बाजार में हुड़दंग करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। 80-90 मीटर की दूरी पे ही मंदिर है, 200 मीटर की दूरी पे मस्जिद है, दो मस्जिद है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। जब प्रशासन इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। हैरानी की बात यह है कि ऐसी घटना तब हुई जब बकरा ईद पर सुरक्षा व्यवस्था के दावे किए गए। फिलहाल पुलिस ने जांच के आधार पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने एक बंदर को सोने के आभूषण से लदा हुआ दिखाया है। मथुरा में एक बंदर एक व्यापारी से गहनों का थैला लेकर भाग गया था। सोने की चैन, सोने के कुंडल, सोने के हार से लदे हुए बंदर की ये तस्वीर एआई ने बनाई है। इसे सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शेयर किया है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में लूट की भाजपाई बंदरबाट से प्रेरित समाचार। दरअसल अखिलेश यादव ने तीर्थ नगरी वृंदावन में एक बंदर के गहनों से भरे थैले को लेकर भाग जाने के बाद ये तस्वीर शेयर की है। बैग में करीब 20 लाख के आभूषण थे। दरअसल अलीगढ़ के रहने वाले अभिषेक अग्रवाल वृंदावन ठाकुर बाके बिहारी महाराज के दर्शन के लिए आए थे। उन्होंने ठाकुर जी की फूल बंगला सेवा के बाद परिवार के साथ वापस अपने घर जा रहे थे। जैसे ही वो वृंदावन के गौतम पाड़ा तिराहे पर पहुंचे, तभी अचानक पीछे से बंदर आया और अभिषेक अग्रवाल के हाथ से बैग को लेकर भागा। 1 घंटे तक बंदर ने बैग को नहीं छोड़ा तो अभिषेक ने पुलिस को खबर दी। घंटों की मेहनत के बाद बैग मिल गया और उसमें रखे सारे आभूषण और नकद रुपए भी मिल गए। बहरहाल इस मामले में अखिलेश यादव के ट्वीट को बांके बिहारी मंदिर न्यास बोर्ड बनाए जाने के प्रस्ताव और कॉरिडोर निर्माण से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसका वृंदावन के गोस्वामी विरोध कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के चंद्रपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां टोल प्लाजा का कर्मचारी हादसे में बुरी तरह से घायल हो गया। क्या है ये पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीर महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की है, जहां एक ट्रक ड्राइवर ने टोल कर्मचारी पर गाड़ी चढ़ा दी। तस्वीरों को देखिए कैसे टोल कर्मचारी ने टोल टैक्स मांगा, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने नजरअंदाज करते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी आगे बढ़ता देख टोल कर्मचारी ट्रक के आगे आकर ट्रक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन देखिए कैसे बेखौफ ट्रक ड्राइवर ने बेहिचक ट्रक को दौड़ाता हुआ टोल कर्मचारी के ऊपर से ही ट्रक चढ़ा देता है। मामला यही नहीं रुकता, ट्रक ड्राइवर की बेरहमी देखिए, कैसे ट्रक ड्राइवर टोल कर्मचारी को घसीटते हुए काफी दूर तक ले जाता है। तभी पास से एक दूसरा टोल कर्मचारी आकर ट्रक को रुकवाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ट्रक ड्राइवर रुकने का नाम नहीं लेता और बेरहमी से टोल कर्मी को कुचलते हुए आगे बढ़ता। तस्वीरों में दिखाई देता है कि घटना में कर्मचारी को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं ट्रक ड्राइवर गाड़ी को लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। और यूपी के गाजियाबाद में एक रेस्टोरेंट में बदमाशों ने हमला बोल दिया। रेस्टोरेंट में घुसकर बदमाशों ने कहर बरपाया। ये रिपोर्ट देखिए। अपनी रसोई रेस्टोरेंट में हंगामा हो रहा है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के इस रेस्टोरेंट पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। कई गाड़ियों और बाइक से आए गुंडों ने पहले रेस्टोरेंट के बाहर कोहराम मचाया। बदमाशों ने रेस्टोरेंट के बाहर जमकर तोड़फोड़ की। फिर बदमाश रेस्टोरेंट के अंदर घुस आए और हंगामा करना शुरू कर दिया। बदमाशों के अंदर घुसते ही अफरा तफरी मच गई। बदमाशों ने लाठी डंडों से तोड़फोड़ शुरू कर दी। हंगामे की वजह से रेस्टोरेंट में मौजूद लोग भाग खड़े हुए। बताया जा रहा है कि पुराने विवाद की वजह से रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की गई। ये इसमें प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये दोनों ही पक्ष पूर्व से परिचित है। खाने को लेकर के कुछ विवाद हुआ था, बिल को लेकर के। साथ ही इसमें फायरिंग जैसी किसी घटना का प्रकाश में अभी तक होना नहीं पाया गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकियों की तलाश जारी है। और एमपी के देवास से तेंदुए के रेस्क्यू की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। खाने की तलाश में आया तेंदुआ कुएं में गिर गया था, जिसे वन विभाग की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला।
देवास के पांदा जागीर गांव में ये तेंदुआ खाने की तलाश में आया था, लेकिन दुर्भाग्य से ये इस कुएं में जा गिरा। सुबह जब ग्रामीण इस कुएं से पानी भरने आए तो उन्होंने इस तेंदुए को पानी में संघर्ष करते हुए देखा। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी जानकारी वन विभाग की टीम को दी और इसका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। एक चारपाई को बांधकर कुएं में उतार दिया। फिर क्या, जिंदगी के लिए जंग लड़ रहा तेंदुआ फौरन ही चारपाई पर सवार हो गया। हालांकि तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण था, लेकिन वन विभाग की ये युक्ति काम आई। रस्सी से बंधी चारपाई को वन विभाग की दोनों गाड़ियों ने धीरे धीरे खींचना शुरू किया। वीडियो में दिख रहा है कि दोनों तरफ से गाड़ियां चारपाई को अपनी ओर खींचती दिख रही हैं। तेंदुआ भी चारपाई पर बाहर निकलने के इंतजार में बैठा दिखा। यहाँ वन विभाग की बड़ी चूक भी सामने आई। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया था, लिहाजा तेंदुए को बंद करने की बजाय खुले में छोड़ दिया गया, जिससे वो जंगल की ओर भाग निकला। बेटा उतल तो गया। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन पॉलिसी का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क में प्रदर्शनकारियों ने इसके खिलाफ जमकर आंदोलन किया और अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन का आदेश दे दिया गया है। गोलियों की आवाज, जोरदार धमाके और सड़कों पर पुलिस बल के साथ संघर्ष। ये विस्फोटक तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स और न्यूयॉर्क में देखने को मिली। अमेरिका में ट्रंप सरकार की इमिग्रेशन नीति के खिलाफ लोग खुलकर सामने आ गए। पुलिस के लिए हालात को संभालना मुश्किल हो गया। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। प्रदर्शनकारियों को संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। कई जगहों पर पुलिस का प्रदर्शनकारियों के साथ हिंसक टकराव भी हुआ। कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स और न्यूयॉर्क में बेकाबू होते हालात ने राष्ट्रपति ट्रंप को भी चिंता में डाल दिया। हिंसा पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कैलिफोर्निया गवर्नर और लॉस एंजल्स के मेयर को फटकार लगाई और कहा कि अगर अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकते तो फिर हालात को काबू करने के लिए संघीय सरकार को हस्तक्षेप करना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड की तैनाती का आदेश दिया है। और साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया में राष्ट्रपति उम्मीदवार मिगुएल उरीबे को चुनाव प्रचार के दौरान ही गोली मार दी गई। 60 सेकंड में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। वीडियो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा का है, जहां पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिगुएल उरीबे चुनाव प्रचार कर रहे थे। वीडियो की शुरुआत में सब कुछ बहुत सामान्य नजर आता, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज आने लगती है और मिगुएल उरीबे जमीन पर जा गिरते हैं। दरअसल ये गोलियां मिगुएल उरीबे को निशाना बनाकर चलाई गई थी। बताया जा रहा है कि गोली उरीबे की पीठ में लगी। हमले के बाद देखिए आसपास मौजूद लोग किस तरह से उन्हें संभालते हुए नजर आए। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया। फायरिंग का वीडियो एक बार फिर से आप देखिए। आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमलावर ने कई राउंड फायर किया था। 39 साल के उरीबे सेंट्रो डेमोक्रेटिक कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। कोलंबिया में 2026 में राष्ट्रपति चुनाव है। मिगुएल उरीबे राष्ट्रपति पद के प्रमुख दावेदार के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। उरीबे पर हमले के बाद पूरे शहर के अस्पतालों को अलर्ट रख दिया गया है। इस बीच पुलिस ने हमलावर को भी गिरफ्तार किया। हमले की वजहों का अब तक पता नहीं चला है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मिगुएल उरीबे पर हमले की निंदा की है। और चीन इन दिनों कुदरत का कहर झेल रहा है। दक्षिण चीन के कई प्रांतों में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। सैलाब से तबाही की ये तस्वीरें चीन के हुनान प्रांत के युयांग से सामने आई हैं, जहां महज 1 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब का राज कायम हो गया। पानी हाहाकारी धारा सब कुछ बहा ले जाने को आमदा थी। कुदरत के कहर का नतीजा देखिए। फुटपाथ पर खड़े लोगों को चीखते चिल्लाते सुना जा सकता है। सड़क पर अचानक सैलाब को देख सैकड़ों वाहन जहां तहां ठहर गए। देखिए कैसे ये पूरा इलाका दरिया का शक्ल ले चुका है। महज 1 घंटे में यहाँ 90 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे शहरी क्षेत्र में गंभीर जल भराव हो गया है। दक्षिण चीन में लगातार बारिश के बाद गुआंगजे में जल भराव की भयंकर स्थिति पैदा हो गई है। गली मोहल्ले, घर, दुकान सब पानी पानी हो गए हैं। उत्तरी वुहान में भी रिकॉर्ड स्तर पर बारिश हुई। 6 घंटे में यहाँ हुई 300 मिलीमीटर बारिश से शहर की प्रमुख सड़कें तालाब बन गई हैं। कई वाहन पानी में डूबे दिखाई दिए। बारिश से सड़क और रेल यातायात पर गंभीर असर पड़ा है। चीन के अनहुई प्रांत के वुहू का ये हाल देखिए। यहाँ रिकॉर्ड बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति है। जल भराव से मानो सड़कों का नामो निशान मिट गया हो।
और गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मदुरै में कहा 2026 में बनेगी एनडीए की सरकार, जनता स्टालिन सरकार को राज्य से साफ कर देगी। मित्रों, ये मदुरै कई परिवर्तनों का वाहक नगरी है। मैं आज कहकर जाता हूं, हमारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन डीएमके सरकार की पतन का कारण बनने वाला है। 2026 में इस तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके की सरकार बनने जा रही है। मैं रहता तो दिल्ली में हूं, मगर मेरे कान तमिलनाडु पर लगे हुए रहते हैं। ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अमित शाह डीएमके को नहीं हरा सकते। स्टालिन साहब, आप सही कहते हो, मैं डीएमके को नहीं हरा सकता, मगर तमिलनाडु की जनता डीएमके को हरा सकती है। मित्रों, मेरी बात याद रखना, मैं देश भर के चुनावों में हिस्सा लिया है। मैं पब्लिक की नब्ज जानता हूं, जनता की नब्ज जानता हूं। तमिलनाडु की जनता इस बार डीएमके की सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। भाइयों और बहनों, मैं तमिलनाडु की जनता का इसलिए भी आभार करना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी वीर सेना और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में जो तिरंगा यात्रा है तमिलनाडु में निकली है, वो देश के किसी भी हिस्से से कम नहीं है। और देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर एक नया मकाम हासिल किया है। कंपनी ने रेलवे की मदद से 5 लाख से ज्यादा गाड़ियों की डिलीवरी करके एक नया रिकॉर्ड बना डाला है। ये रिपोर्ट देखिए। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने ग्रीन लॉजिस्टिक्स की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 में भारतीय रेलवे की मदद से करीब 5.18 लाख वाहनों की डिलीवरी देश भर में की है। यह रेलवे के जरिए एक वित्त वर्ष में भेजा गया अब तक का सबसे बड़ा डिस्पैच था। कंपनी का दावा है कि रेलवे का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे कम प्रदूषण होता है और यह फ्यूल सेविंग के लिहाज से भी परिवहन का सबसे सुलभ तरीका है। साथ ही इससे सड़कों पर भीड़ भाड़ कम रखने में भी मदद मिलती है। कंपनी वाहनों को रेलवे के जरिए मुंद्रा और पीपावाव बंदरगाहों तक भेजती है। इन्हीं बंदरगाहों से वाहनों का निर्यात होता है। मौजूदा वक्त में कंपनी रेलवे का उपयोग कर 20 से अधिक हब पॉइंट्स पर और 600 से अधिक शहरों तक वाहनों की डिलीवरी करती है। मारुति सुजुकी ने 2013 में कारों को रेलवे के जरिए भेजना शुरू किया था और अब तक 24 लाख वाहनों को वो रेलवे की मदद से डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। मारुति सुजुकी का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2030-31 तक रेलवे के जरिए भेजे जाने वाले वाहनों की हिस्सेदारी 35% तक बढ़ाई जाए। और बीएलए ने बलूचिस्तान के सोराब और मस्तुंग शहर पर कब्जे का दावा कर दिया है। वीडियो में बलोच लड़ाके गश्त लगाते दिख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में विद्रोह की आग तेजी से फैलती जा रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान को फिर निशाना बनाया है। बीएलए ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसने सोराब शहर पर कब्जा कर लिया है। इस वीडियो में सोराब के लेवी स्टेशन, पुलिस हेडक्वार्टर, डीसी ऑफिस, बैंक और प्रमुख राजमार्गों पर कब्जे का दावा किया गया है। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना की कई गाड़ियों को नष्ट कर दिया है। सेना के हथियार भी जब्त किए गए हैं। बीएलए ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि कोयटा कराची मुख्य राजमार्ग पर एक लेवी पोस्ट और मस्तूंग के वली खान पुलिस स्टेशन पर उसके लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। लड़ाकों ने पुलिस स्टेशन को जला दिया और कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया। बीएलए का ये भी दावा है कि उसने हथियार जब्त किए हैं और गिरफ्तार जवानों को बलूच पहचान के आधार पर सशर्त रिहा कर दिया गया है। हमले के दौरान यातायात कई घंटे तक बाधित रहा। ईद के जश्न के बीच बीएलए ने कई जगहों पर हमले किए। इन हमलों में 12 पाकिस्तानी जवानों और एक स्थानीय खुफिया एजेंट की मौत का दावा किया गया है। बीएलए ने कई जिलों में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है।